हेलो ऑल, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टेक टॉक विद शांतनु सेन। मैं विशाल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं इसी नोट पर बीते हफ्तों की बातों से, जो 3 से 6 अक्टूबर तक का था। भारत अभी टॉप गियर में है, जहां एक और एशियन गेम्स में हमने 107 पदक हमारी झोली में आ गए हैं। ये हमारे देश का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ परफॉर्मेंस रहा है। वहीं दूसरी ओर आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में को हम अकेले होस्ट कर रहे हैं, जो कि 2007 में वेस्ट इंडीज में होने के बाद ये पहली बार हो रहा है। कनाडा का भी रुख हमारे प्रति अब नरम होता नजर आ रहा है और हमारी नीतियों के सामने वो झुकता नजर आ रहा है। इकोनॉमिक डेटा में वर्ल्ड बैंक ने अनुमान लगाया है कि भारत की जीडीपी 6.3% से 2024 में ग्रो करेगी, चाइना से भी तेज। ये एक 6 मासिक रिपोर्ट के तहत बताया गया है कि 2023-24 में भारत का सर्विस सेक्टर 7.4% से बढ़ेगा और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ 8.9% की तेज गति से बढ़ेगी। कच्चे तेल के भाव में अच्छी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और इसका भाव 82 से 83 डॉलर प्रति बैरल के आसपास चल रहा है। गोल्ड में भी इंट्राडे फॉल से येलो मेटल करीब 1,000 रुपया गिर गया और अब इसका भाव 56 से 57,000 के आसपास चल रहा है। चांदी के भाव में भी इंट्राडे में करीब 4,000 रुपए का फॉल आ गया और ये एमसीएक्स पर अब ये 68 से 69,000 के आसपास का भाव चल रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स और यूएस 10 ईयर यील्ड जो कि 16 साल की ऊंचाई पर 4.884% पर चल रहा है। जब भी बॉन्ड यील्ड्स बढ़ते हैं तब येलो मेटल्स को होल्ड करना और महंगा हो जाता है और डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती जाती है। ऐसे टाइम में इन्वेस्टर्स नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग एसेट्स जैसे कि गोल्ड से पैसा ऐसे एसेट्स में जहां पर इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलता है उसमें शिफ्ट करते जाते हैं, जिसका मतलब है कि अभी इन्वेस्टर्स गोल्ड से पैसा निकालकर बॉन्ड्स में शिफ्ट कर रहे हैं। ये खास वजह है गोल्ड के भाव में दबाव होने का। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने फिर से हॉकिश पॉज की नीति अपनाई है। उन्होंने बताया कि आरबीआई का नया इन्फ्लेशन टारगेट अब 4% का है, ना कि 2 से 6% के बीच का था। अब आरबीआई पॉलिसी की बात करते हैं। आरबीआई ने रेपो रेट को 6.5% पर ही कायम रखा है। इन्फ्लेशन टारगेट 2023-24 का उसको भी 5.4% पर अनचेंज रखा है। जीडीपी की ग्रोथ टारगेट भी अनचेंज्ड 6.5% पर ही रखा गया है। ये कंटिन्यूसली चौथी बार है कि आरबीआई ने रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं किए हैं। अब एफआईआई की बात कर लेते हैं। एफआईआई ने सितंबर महीने में करीब 26,692 करोड़ की सेलिंग की है। अक्टूबर की शुरुआती हफ्ते में भी करीब 8,412 करोड़ की तगड़ी सेलिंग के साथ शुरुआत की है। खबरों की बात कर लेते हैं। अब इन्वेस्टरों के लिए एक अच्छा मौका आ रहा है जिसमें जमकर पैसा बनेगा। भारत के टॉप 5 कॉर्पोरेट्स में से एक का आईपीओ आ रहा है। हम बात कर रहे हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की, जिन्होंने इसी हफ्ते डीआरएचपी सेबी में फाइल किया है। टाटा टेक्नोलॉजीज टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी कंपनी है। टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स को राइट्स इशू भी मिलेगा। आईपीओ का टाइमिंग हो सकता है दिवाली के आसपास है, अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। ₹2 पेडअप के करीब 9.57 करोड़ शेयर आईपीओ के माध्यम से बेचे जाएंगे, जिसमें टाटा मोटर्स करीब 8.11 करोड़ शेयर्स का ओएफएस के रूट से शेयर बेचेगा।
आईपीओ का 10% टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स और एम्प्लॉयज के लिए रखा गया है। आईपीओ के माध्यम से टाटा मोटर्स अपना डेट कम करना चाहता है। जानकारों के मुताबिक इसका प्राइस बैंड 308 से 385 के बीच रहने की संभावना है। जानकार इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन पोस्ट आईपीओ करीब 18 से 20 हजार करोड़ की बात कर रहे हैं। यूफोरिया में 30 से 35 हजार करोड़ की वैल्यूएशन की भी बातें बाजार में चल रही है, लेकिन यह तय है कि इन्वेस्टर्स को बम्पर मुनाफा हो सकता है। हाल के दिनों में आईपीओ में लॉटरी सिस्टम से शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। इस आईपीओ की खास बात है कि इस आईपीओ में श्योर शॉट अलॉटमेंट रेशियो के हिसाब से मिलेंगे। अगर आपके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं तो आपको राइट्स इशू कोटा में और रिटेल कैटेगरी कोटा दोनों में आप अप्लाई कर सकते हैं। टाटा ग्रुप की मार्केट कैपिटलाइजेशन के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड भी 11 अक्टूबर की मीटिंग में बायबैक अनाउंस कर सकती है। टीसीएस लिमिटेड अपने सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी इसी दिन डिक्लेयर करने वाली है और इंटरिम डिविडेंड के ऊपर भी चर्चा हो सकती है। एनालिस्ट इस बार 9 से 11% की ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं और सेल्स में भी डबल डिजिट की बढ़त होने का अनुमान लगाया जा रहा है। टीसीएस ने 2022 में इक्विटी का 1.08% यानी करीब 18,000 करोड़ के शेयर्स के बाईबैक किए थे। इसके अलावा 16 हजार करोड़ के 3 बाईबैक 2022, 2018 और 2017 में भी कंपनी की ओर से किया गया था। चलिए अब आईपीओ की बातें कर लेते हैं। इस हफ्ते में वेलिएंट लैब्स का आईपीओ 162.15 पर लिस्ट हुआ। इसका आईपीओ प्राइस 140 रुपए का था। 15.8% की गेन्स के साथ इन्वेस्टरों को इस आईपीओ से रिटर्न्स मिले हैं। प्लाजा वायर्स का आईपीओ 160 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है, जिसमें रिटेल कोटा में करीब 375 और एचएनआई में 388 टाइम्स का ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिला। इसकी लिस्टिंग 13 अक्टूबर को होगी। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ भी 20% प्रीमियम के साथ 143 पर लिस्ट हुआ। इसका आईपीओ प्राइस 119 रुपए का था। क्लोजिंग में 157.30 रुपए पर 32% की टोटल बढ़त के साथ बंद हुआ। इसके अलावा 13 और एसएमई सेक्टर की कंपनियों के आईपीओ इसी हफ्ते में ओपन हो रहे हैं। सिगाची इंडस्ट्रीज 9 अक्टूबर से 10:1 के रेशियो में एक्स स्प्लिट ट्रेड करेगी। गुजरात थेमिस बायोसिन भी 10 अक्टूबर से 5:1 के रेशियो में एक्स स्प्लिट ट्रेड होगी। थेमिस मेडिकेयर भी 10 अक्टूबर से 10:1 के रेशियो में एक्स स्प्लिट ट्रेड करेगी। जॉनजुआ ओवरसीज लिमिटेड 10 अक्टूबर से 9:50 के रेशियो में एक्स बोनस ट्रेड होगी। एडवांस लाइफस्टाइल्स, एमआरपी एग्रो, आरएमसी स्विच गियर्स, ये सभी कंपनियां 13 अक्टूबर से एक्स बोनस ट्रेड करेंगी। बजाज फाइनेंस के बोर्ड ने 10,000 करोड़ रुपए रेज करने के लिए परमिशन मिलने के बाद में कंपनी के शेयर्स करीब 52 हफ्तों के हाई पर ट्रेड करने लगे। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 8,800 करोड़ के क्यूआईपी और 1,200 करोड़ के वारंट्स जारी करके ये रकम जुटाने की परमिशन दी है। 1,200 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स बजाज फिनसर्व को अलॉट होंगे। ये 2019 के बाद पहली बार कंपनी इतनी बड़ी रकम जुटा रही है। ये सारी रकम कारोबार विस्तार के लिए और जियो फाइनेंशियल को टक्कर देने के लिए जुटाई जा रही है। द अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ADIA 4,967 करोड़ से 0.59% रिलायंस रिटेल की इक्विटी खरीदेगा, जिससे रिलायंस रिटेल की वैल्यूएशन करीब 8.5 लाख करोड़ की हो जाती है। मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी इंडिया की चौथी लार्जेस्ट कंपनी बन गई है। इस साल कंपनी ने करीब
15,300 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लिया है। ये स्टेक सेल कंपनी ने लोन रीपेमेंट, एक्सपांशन और आईपीओ की तैयारी के लिए किया गया है। क्लीन एनर्जी की तरफ कदम बढ़ाते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ईवी के लिए स्वैपेबल और मल्टीपर्पस बैटरी को इंट्रोड्यूस किया है। ये बैटरीज रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्वैपिंग स्टेशन पर या फिर घर में लगे सोलर पैनल से भी चार्ज की जा सकती है। इन बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग के लिए कंपनी ने 2021-2022 में यूके में 2 कंपनीज को पहले से ही अक्वायर किया हुआ है। इन बैटरीज का प्रोडक्शन 2026 में चालू होगा, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हाउस होल्ड यूसेज में काम करेगा। अब अपने निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी 15 अंक घटकर 19,653 पर आ गया। वहीं बैंक निफ्टी 44,360 पर 223 अंक का घाटा लगाकर बंद हुआ है। सेंसेक्स भी 65,995 पर 167 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुआ है। अब बढ़ने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी आईटी 1.75% बढ़कर हरे निशान में बंद हुआ है। और घटने वाले इंडेक्स की बात कर लेते हैं, जिसमें निफ्टी फार्मा 3.3% के गत सप्ताह की तगड़ी गिरावट के बाद इस हफ्ते भी 1.9% घट गया है। निफ्टी मेटल भी 3.89% की फॉल के बाद इस हफ्ते भी 1.39% घटा है। निफ्टी ऑटो 1.2% से घट गया है। इस हफ्ते बढ़ने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें गोदरेज इंडस्ट्रीज 26%, ई क्लर्क्स सर्विसेज 19%, पीसीबीएल लिमिटेड 16% बढ़ा है। वहीं इन्फीबीम एवेन्यूज, कल्याण ज्वेलर्स, नेटवर्क 18, सुजलॉन एनर्जी, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, प्रेस्टीज एस्टेट, सफारी इंडस्ट्रीज, ये सभी शेयर 10 से 14% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। अब घटने वाले शेयरों की बात कर लेते हैं, जिसमें डालमिया भारत, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, ग्लेनमार्क फार्मा, गुजरात फ्लोरोकेम, वोडाफोन आइडिया, स्टर्लिंग एंड विल्स, इंडस टावर, जेबीएम ऑटो, ओएनजीसी, त्रिवेणी टर्बाइंस, ये सारे शेयर करीब 5 से 7% तक घटे हैं। अब अगले हफ्ते की बात कर लेते हैं, जो 9 से 13 अक्टूबर तक का है। बाजार में शुक्रवार को तेजी बनी। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी के पहले ट्रेडर्स काफी नर्वस थे, लेकिन बाद में अच्छी तेजी देखी गई। 19,621 पर ओपन हुए, लो लगा 19,590 का और हाई 19,675 और क्लोजिंग 19,653 की रही। 107 अंकों की बढ़त के साथ बंद हुए। आरबीआई की पॉलिसी में स्टेटस को मेंटेन रखने के अलावा एक और पॉइंट था जिससे मार्केट उछल गया। Q3 FY24 के लिए आरबीआई ने महंगाई के अनुमान को रिवाइज कर दिया डाउनसाइड पर, 5.7% से घटाकर 5.6% कर दिया। ऊपर से आरबीआई ने यह भी बोल दिया कि हम अब डेटा डिपेंडेंट रहेंगे, महंगाई के डेटा के जिस हिसाब से आएंगे उसी आधार पर अब डिसीजन लिए जाएंगे। महंगाई की एस्टिमेट तो ऑलरेडी कम है और ऊपर से हम चुनावी माहौल में कामकाज कर रहे हैं। अब अगर अगली पॉलिसी में कहीं आरबीआई ने ब्याज दरें कम कर दी तो इस बात को मार्केट पकड़ने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से रेट सेंसिटिव्स में काफी जोर से बाइंग देखने को मिली। स्पेशली रियल एस्टेट के शेयरों में जलवा था, जो इंडेक्स करीब 3% तक उछल गया। अब आगे क्या होगा? अब गत हफ्ते तो कमबैक कर लिया है, लेकिन और अच्छी तेजी बन गई है। 320 अंकों का पुलबैक भी देखने को मिल गया है। निफ्टी अपने 50 दिनों के औसत से, जो कि एवरेज है, उससे ऊपर निकलने में भी कामयाब हो गया है। अब मार्केट में दिक्कत है कि ऊपर में कॉल राइटर्स तो जमकर बैठे हैं। 19,700 के स्तर पर पार करना और उसके ऊपर टिक कर रहना और संभल कर ट्रेड करना भी काफी इंपॉर्टेंट है। बुल्स ने रिजल्ट सीजन के से पहले अपनी पकड़ अच्छी बनाना शुरू तो कर दिया है, जो कि रिजल्ट सीजन से पहले हल्के हो गए थे और अब
फिर से पकड़ बनाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे रिजल्ट सीजन नजदीक आता जाएगा वैसे वैसे पुल बैक भी और तेज होता नजर आएगा, लेकिन फिर से वही पड़ाव पर हम आकर खड़े हो गए हैं। अब नीचे में 19,500 और 19,600 के पुट राइटर्स हावी है और पुट राइटिंग भी बढ़ रही है और इस लेवल से नीचे जाने में दिक्कत होगी। ये सब तेजी करने वाले हैं, तो इन लेवल के आसपास बाजार को अच्छा कुशन मिल सकता है। ऊपर में 19,800 19,900 के आसपास कॉल राइटर्स बहुत डोमिनेट कर रहे हैं। इन लेवल्स के ऊपर निफ्टी को ट्रेड करने में काफी मुश्किल आएगी। अब बाजार के लिए रिजल्ट सीजन तो ऑब्वियसली एक बड़ा ट्रिगर तो रहेगा ही, लेकिन अगले हफ्ते में 12 अक्टूबर को सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी आने वाले हैं, जिस पर सभी की नजर रहने वाली है। रिजल्ट सीजन में प्रोमिनेंट नामों में टीसीएस, इंफोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज यानी सारे बड़े दिग्गज आईटी शेयरों के रिजल्ट्स पर फोकस रहेगा। अब टीसीएस के रिजल्ट्स तो में भी बायबैक आने की संभावना बन सकती है। अगर ये टीसीएस का बायबैक अनाउंस होता है तो ये भी मार्केट के लिए एक बूस्टर की तरह काम कर सकता है। 11 अक्टूबर को टीसीएस के बोर्ड की बैठक है, जिस पर सबकी नजर अब रह सकती है। बाजार अभी एक पुलबैक मोड पर तो आ गया है, जहां पर हम रिजल्ट सीजन से पहले खड़े हो गए हैं। अब जिन कंपनियों के अच्छे रिजल्ट्स आएंगे उनमें एक अच्छी बाइंग देखने की उम्मीद हो सकती है। कुछ कंपनीज के लिए प्री रिजल्ट बाइंग भी देखने को मिल सकती है। तो दादा, ये हमारी तरफ से एक फंडामेंटल और डेटा एनालिसिस था। अब आप बताइए कि आपको टेक्निकली मार्केट कैसा लग रहा है। ओवर टू यू दादा। बात करेंगे 9/10/2023 से लेके 13/10/2023 के बीच में बाजार का टेक्निकल पिक्चर, दैट मीन्स इंडेक्स के अंदर क्या उभर के आ रहा है, क्या निर्देश दे रहे हैं लास्ट वीक का क्लोजिंग के बाद। तो इसके लिए मेरा बाईं तरफ है निफ्टी स्पॉट डेली एंड दाईं तरफ है निफ्टी बैंक निफ्टी डेली। वीकली के ऊपर आज हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वीकली चार्ट नेगेटिव है। दैट्स वाई नया तरीके से वीकली में कुछ नया डेवलपमेंट हुआ नहीं है। दैट्स वाई मैं वीकली चार्ट आज नहीं डाला हूं। तो पहले डेली निफ्टी के ऊपर बात करता हूं। डेली निफ्टी जहां पर क्लोजिंग हुआ है वो लगातार 3 दिन से थोड़ा पॉजिटिव जगह में जाके क्लोजिंग हुआ है, लेकिन ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है ऊपर से जो करेक्टिव फेज में है उसका जो रिबाउंड वो 38% का ठीक ऊपर में, और ये जो 13 डीएमए है, जो डाउनवर्ड्स 13 डीएमए है, उसका कॉन्फ्लुएंस जहां पर हुआ है ठीक उसी जगह में जाके 19,675 हाई करके बंद हुआ है 19,650 के ऊपर। नाउ यहां पर ये जो पिक्चर है इसमें से यही चीज समझ में आ रहा है कि जब तक ये कॉन्फ्लुएंस के ऊपर जाके बाजार बंद नहीं होता है तब तक बाजार मिनिमम जो रिबाउंड हुआ है वो एक रिबाउंड ही है। इसके ऊपर ट्रेंड चेंज का कोई निशानी अभी तक बना नहीं है। अगर 13 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग होता है तो एक पॉजिटिव सिनेरियो बन सकता है, लेकिन उसके लिए लगातार 3 दिन देना पड़ेगा। दैट मीन्स नेक्स्ट मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ऊपर में रेजिस्टेंस के जोन के हिसाब से राउंड नंबर 19,700, 19,800, 19,900 लगातार ये 100 पॉइंट के बीच में एक ट्रेडिंग बैंड के हिसाब से ये रेजिस्टेंस है, और नीचे में 19,500, 19,450, 19,350 ये सब जो है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट के हिसाब से है। आरएसआई का जो पोजीशन है ये 50 के लाइन है, एक जो रेड मार्क हम किया है बिटवीन द 100 एंड 0 के बीच में आरएसआई वहीं पर जाके रुका हुआ है। तो मोमेंटम अगर बनना है तो कम से कम 50 के ऊपर जाना पड़ेगा। 60 क्रॉस करने से मोमेंटम और ज्यादा बढ़ सकता है। आरएसआई तभी बढ़ेगा जब प्राइस एक्शन ऊपर में आएगा। दैट मीन्स ये ऐसा एक कॉन्फ्लुएंस बना है डेली चार्ट के अंदर, जब तक निफ्टी 19,800 के ऊपर जाके बंद नहीं होता है तब तक ये सब जो कंडीशन है 13 डीएमए के ऊपर आरएसआई का मोमेंटम हायर हाई करना, ये सब नहीं होगा। तो दैट्स वाई नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड हम लोग को निफ्टी के अंदर ये की चीज देखना चाहिए कि निफ्टी 19,800 के ऊपर बंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वीकली एक बार जस्ट पिक्चर हम लोग देख लेते हैं।
उसमें एक डोजी बना है, एक हैमर टाइप का जो लगा, ये हैमर तो नहीं है, लॉन्ग लेग डोजी बोलेंगे। ये एक रिवर्सल का सिनेरियो है जो कि लास्ट वीक में भी बना था, लेकिन जब तक एक व्हाइट कैंडल नहीं बनेगा तब तक इसका कंफर्मेशन नहीं होता है। तो दैट्स वाई वीकली चार्ट के हिसाब से देखा जाए एक कंफर्मेशन का जरूरत है, जो कि अभी भी हम लोग नहीं देखा है। देखना है तो नेक्स्ट वीक तक हमको वेट करना चाहिए। तो यही था डेली चार्ट निफ्टी के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं है, नेगेटिव ट्रेंड के अंदर ही है, कोशिश कर रहा है संभालने का, बट एक रेंज ट्रेडिंग का उम्मीद लेके नेक्स्ट वीक पैर रखना चाहिए इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सेम एज बैंक निफ्टी, दोनों ही चार्ट के अंदर ज्यादा बोलने का कुछ है ही नहीं। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम सिनेरियो है, लेकिन अगर दोनों चार्ट को कंपेयर करें प्राइस एक्शन के हिसाब से, निफ्टी कम से कम नीचे से जो फॉल हुआ उससे 38% चैलेंज हुआ, बैंक निफ्टी उसके आसपास भी नहीं है, 23% के आसपास जाके फिर से ये नीचे है। तो बैंक निफ्टी निफ्टी के तुलना में वीक ज्यादा है। और आरएसआई के हिसाब से देखा जाए बैंक निफ्टी का आरएसआई 50 के आसपास भी नहीं है, नीचे में है, जो कि ये 50 के चैलेंज तो कर रहा है। तो ये दोनों चार्ट देख के यही समझ में आ रहा है डेली बैंक निफ्टी वीक है तुलना में निफ्टी। तो उम्मीद यही है कि नेगेटिव थोड़ा सा ज्यादा है बैंक निफ्टी के अंदर, और निफ्टी तो नेगेटिव अभी भी है लेकिन कोशिश कर रहे हैं उभरने का। तो यही था निफ्टी और बैंक निफ्टी में ये छोटा सा बातचीत। अभी नेक्स्ट वीक का सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के हम लोग को सोचना चाहिए कि ये रेंज कहां बन रहा है, हायर लेवल में रेजिस्टेंस कहां है और लोअर लेवल में सपोर्ट कहां पर है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप 3 स्टॉक्स के बारे में बताते हैं, तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। आज जो तीनों स्टॉक के ऊपर हम लोग टेक्निकल विश्लेषण करेंगे वो एक विश्लेषण ही है, ये कोई बाई सेल का सुझाव नहीं है। ये एक एडुकेटिव चैनल के हिसाब से ये यहाँ पर हम लोग बातचीत करते हैं कौन सा स्टॉक पॉजिटिव है, उसके अंदर पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। तो थोड़ा डिफरेंट अप्रोच रखा हूं तीनों स्टॉक के अंदर। एक जो नया हाई बना रहा है इस बाजार में भी, जो है शक्ति पंप। नेक्स्ट टीवीएस जो एक मिड पॉइंट में खड़ा हुआ है, क्या ये ब्रेकडाउन होगा, ये एक देखना चाहिए। और फाइनल स्टॉक है जेलमॉक डिजाइन, जो कि एकदम निचले हिस्से में बना हुआ है। तीनों तीनों एंगल से है। तो पहले शक्ति पंप से हम शुरू करते हैं टेक्निकल विश्लेषण। देखा जाए तो ये पूरा चार्ट अगर वीकली बेसिस में देखेंगे तो सबसे बढ़िया चार्ट जो हम लोग चार्ट देखते हैं उसके हिसाब से हाईएस्ट क्लोजिंग प्रीवियस जो टॉप है और जिस हिसाब से राउंडिंग सॉसर बना है शक्ति पंप ऑब्वियस चॉइस होगा सब टेक्निकल एनालिस्ट का मेरे हिसाब से। तो शक्ति पंप का चार्ट अच्छा है, लेकिन प्राइस वाइज देखा जाए ये जो वैल्यूएशन है जो 1326 हम डालते हैं, हमेशा देखते हैं कि जब जब ये वैल्यूएशन के आसपास आता है वहीं से एक बाउंस बैक होता है जो कि एक सेफ जोन बनता है। तो अभी जहां पर क्लोजिंग है शक्ति पंप का 916 रुपया, और ये वैल्यूएशन जो है 750 से 700 के बीच में एक वैल्यूएशन जोन है।
तो अगर ये स्टॉक लिटिल बिट करेक्ट करे फिर ऊपर जाए तो ये स्टॉक के लिए हेल्दी हो सकता है। मोमेंटम बनेगा कि नहीं बनेगा ये तो देखना चाहिए, क्योंकि बार बार यही देख रहे हूं हम लोग ये चार्ट के अंदर, जहां से ये ऊपर में अगर शैडो ज्यादा बनता है जैसे यहां बना था, फिर वो स्टॉक थोड़ा नीचे करेक्ट होता है। अगर नीचे में शैडो बनता है तो वो स्टॉक उभर के नीचे जाता, ऊपर की तरफ जाता है। तो दैट्स वाई एनी करेक्शन इस स्टॉक के अंदर नजर रखना चाहिए। अदर्स इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर के देखा जाए, ऑब्वियसली हायर एंड में क्लोजिंग एमएसीडी के हिसाब से देखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टोकेस्टिक्स भी हायर एंड में है, आरएसआई तो ओवरबॉट जोन में ही है। तो दैट्स वाई हायर क्लोजिंग शक्ति पंप रिएक्शन होता है तो ये स्टॉक हेल्दी हो सकता है एज पर द प्राइस इज कंसर्न। तो ये स्टॉक इसीलिए मैंने चुना हो कि इस बाजार में ऐसा स्टॉक जो कि इसका हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट पॉइंट में जाके क्लोजिंग हुआ है वो है शक्ति पंप, जो एक स्ट्रेंथ की निशानी है, बट इसका वीकनेस उसमें हम लोग को फायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, लगातार कम से कम लास्ट अप्रैल से लेके यही बॉटम को अभी तक तोड़ा नहीं है। 1326 का जो क्रॉसओवर हुआ था, क्रॉस डाउन का सिनेरियो में आ गया। क्या ये स्टॉक यहां से उभर पाएगा, यही क्वेश्चन मेरा दिमाग में घूम रहा है। दैट्स वाई ये स्टॉक के अंदर नेक्स्ट वीक में हम नजर रखेंगे। अगर इस जो ब्लू लाइन है दैट मीन्स 340 तोड़ के अगर ये स्टॉक बंद होता है तो ये स्टॉक थोड़ा सा और नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा। लेकिन टर्निंग पॉइंट के हिसाब से ये एक सपोर्ट जोन है, क्या यहां से बाउंस बैक होगा, उसके लिए ये स्टॉक को मैं रेडार में रखूंगा नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड। इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर, ऑब्वियसली ऑल द इंडिकेटर एंड ऑसिलेटर ट्रेंडिंग डाउनवर्ड्स है, मोमेंटम नीचे की तरफ है। जब तक प्राइस एक्शन के अंदर चेंजेस नहीं होगा तब तक इस स्टॉक के अंदर नया मोमेंटम नहीं बनेगा। तो काफी डिसाइसिव जगह में बंद हुआ है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स। देखना चाहिए ये कि ये स्टॉक किस तरफ मोमेंटम चेंज कर रहा है। दैट्स वाई मैंने ये स्टॉक आज रेडार में डाल रहा हूं। फाइनल स्टॉक जेलमॉक डिजाइन, आफ्टर ए हाई ऑफ 500 स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है नीचे में रफली अराउंड 82 83, माने 82 90 की जोन में ये काफी दिन बिताया है। बट ये स्टॉक क्यों हम लोग देखेंगे, क्योंकि देखा जाए प्रीवियस जो टॉप था जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था लास्ट 2020 के पहले से, 2019-20 एक साल से ऊपर हो गया। फिर उसके बाद जो ब्रेकआउट आया 2020 के बाद सभी स्टॉक के अंदर जैसा है, ये स्टॉक वहां से एक रैली बना था। अब वही जगह में आके बार बार वो कोशिश कर रहा है, क्या ये तोड़ के नीचे जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सिनेरियो है ऑब्वियसली, और ये स्टॉक के अंदर कोई प्राइस एक्शन है ही नहीं। मूविंग एवरेज मैंने यहां क्यों नहीं यूज किया, ऑब्वियसली ट्रेंडिंग डाउनवर्ड स्टॉक, वैल्यूएशन एंड वेरी ओवरसोल्ड जोन और प्रीवियस टॉप के अंदर ये स्टॉक टेस्टेड हो रहा है। अगर रिवर्सल बनेगा तो ये स्टॉक इंटरेस्टिंग जगह में पहुंच सकता है, इंटरेस्टिंग चार्ट भी होगा, क्योंकि वीकली एमएसीडी जो स्लोप चेंजिंग का कार्रवाई शुरू हुआ था वो चेंज हो रहा है, लेकिन इस वीक में भी थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिखाया, फर्स्ट साइन रिवर्सल है, लेकिन ये पॉजिटिव ज्यादा पॉजिटिव की तरफ नहीं है, प्राइस एक्शन चेंजेस होना पड़ेगा। आरएसआई स्टोकेस्टिक्स इंटरेस्टिंग जगह में है, लेकिन मोमेंटम डिसाइड नहीं कर रहा है। खाली स्टोकेस्टिक्स एक मोमेंटम दिखाने का कोशिश किया कि मोमेंटम रिवर्स हो सकता है, लेकिन प्राइस एक्शन चेंजेस होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर। तो दैट्स वाई कहीं अगर प्राइस एक्शन 90 के ऊपर अगर क्लोजिंग होता है तो ये स्टॉक के अंदर फिर से एक मोमेंटम नई तरीके से बनने का उम्मीद कर सकते हैं या बनने का चांसेस है। दैट्स वाई एब्सोल्युटली ओवरसोल्ड, एब्सोल्युटली बॉटम जोन में हम लोग ये स्टॉक बात कर रहे हैं, कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट रिवर्सल होगा कि नहीं होगा इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, जेलमॉक डिजाइन के ऊपर। तो आज तीनों स्टॉक जो इंटरेस्टिंग है, शक्ति पंप, टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड जेलमॉक डिजाइन, मैंने नेक्स्ट 3 हफ्ता से लेके 3 महीना इस स्टॉक के ऊपर वॉच लिस्ट में रखूंगा, वॉच करूंगा क्या चार्ट का अंदर प्रोग्रेस हो रहा है। जैसे शक्ति पंप रिएक्शन में नीचे आ रहा है, टीवीएस ब्रेकडाउन हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
और जेलमॉक बॉटम आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो तीनों एंगल से तीनों स्टॉक इंटरेस्टिंग है, देखना यही चाहिए नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड इस स्टॉक का प्रोग्रेस कैसे हो रहा है। अब चलिए हम लोग का नेक्स्ट सेगमेंट में। 3 स्टॉक्स के बारे में जानकारी देने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर आप ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में बताते हैं। तो प्लीज बताएं दादा, ओवर टू यू। ब्रेकआउट स्टॉक्स बताने के लिए थैंक यू दादा। अब अपने लास्ट सेगमेंट में चलते हैं जहां पर हम हमारा डिस्क्लेमर रन करते हैं। दिस इज अ कंप्लीटली एजुकेटिव चैनल। हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के हिसाब से ही व्यू शेयर करते हैं। हमारी गुजारिश है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं और ट्रेडर्स हैं वो अपना कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपनी सोच समझ के साथ या किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट की सोच समझ के साथ ही ट्रेड करें। वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग। थैंक यू, बाय।